बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। खबर तो आपने सुन ही ली होगी कि हुकूमत और IMF के माबैन जो है वो मुज़ाकरात तय पा चुके हैं और IMF का वफ़द जो इस बार आया था, मेरी दानिश में या जो अभी तक हमने देखा है तज्ज़ियाकार जो कुछ कह रहे हैं, ये एक बहुत लंबा पीरियड था जो स्टे किया IMF के वफ़द ने और बहरहाल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात तय पा गए हैं और बड़ी कड़ी शराइत जो कि बार बार कही जा रही थी कि IMF रख रहा है वो उसने बहरहाल रखी हैं, चाहे पेट्रोल के हवाले से लिवी के मामलात हों या फिर डॉलर के हवाले से जो बातचीत हुकूमत करना चाहती थी उस मामले पर। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए सरदस्त मामला यह है कि मुआशी अशारिये किसी भी तरह से मस्बत नहीं है। इस वक्त महंगाई की जो शरह है वो 25% से ज्यादा है, लेकिन ये खदशा मौजूद है कि ये बढ़कर 35% पर जाकर खड़ी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है खुदा न खास्ता, जो कि शायद नजर भी आ रहा है, जब आप ज़ाहिर बिजली के ऊपर टैक्स लगाएंगे, पेट्रोल के ऊपर मजीद प्राइस बढ़ने जाएंगे और अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उसमें भी हमें बढ़ोतरी दिखाई देगी, तो फिर जाहिर है 35% में जाने में कोई भी अबहाम दिखाई नहीं देता। लेकिन इस सब के बावजूद बहुत सारे मसाइल मुआशी तो हैं ही, लेकिन हुकूमत इसे कैसे नबरदाज़मा होगी ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन हुकूमत के साथ साथ आवाम ये सवाल पूछने पर मजबूर है कि हम कभी आटे के लिए धक्के खाते हैं, कभी चीनी इस मुल्क में नापैद हो जाती है, कभी दालें आप इंपोर्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जी आपके पास, हमें पता है तेल भी आप इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए पेट्रोल के लिए लोग धक्के खा रहे हैं पूरे। अच्छा, लाहौर में सिचुएशन ऐसी नहीं है, लेकिन जो अंदरून पंजाब का इलाका है, चाहे वो सरगोदा हो, फैसलाबाद सनती बड़ा शहर है, वहां पर भी पेट्रोल क्राइसिस जो है वो बड़ा मौजूद है। पेट्रोल लोगों को नहीं मिल रहा, लोग धक्के खा रहे हैं, आटा लोगों को नहीं मिल रहा, लोग मर रहे हैं, चीनी का यहाँ पर फुकदान हो जाता है। और इस सब के साथ साथ मुआशी बदहाली का जिम्मेदार कौन है इसका तायुन नहीं हो पाता है। अवाम से हमने आज सवाल किया कि एक तो जाहिर मिनी बजट का ऐलान किया है इसाक डार साहब ने, उन्होंने कहा कि IMF की शराइत तो हमने देख ली हैं, पढ़ ली हैं और हम कोशिश करेंगे कि रास्त अवाम पर इसका बोझ ना पड़े, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। ये अवाम इस वक्त परेशान है कि एक और चीज के लिए, और वो है अद्वियात का मामला। आज भी खबर थी GTV के बुलेटिन के अंदर, जो हमारा रीजनल बुलेटिन है, कि इंसुलिन जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए इंसुलिन जो है वो मार्केट में मौजूद नहीं है। और इसी तरह से पैरासिटामोल हो गया, पैरासिटामोल हो जाए या दीगर और अद्वियात हैं, सर दर्द की गोलियां हैं, सिरप्स हैं बच्चों के, वो मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने हाथ उठा लिए, उन्होंने कहा कि भाई खाम माल तो हम मंगा नहीं सकते, हमारी कंपनियां बंद होना शुरू हो गई हैं। तो जब तक इस्तेहकाम नहीं आता मुआशी, हम शायद मईशत में अपना हिस्सा ना डाल सकें। आवाम से हमने सवाल किया, पहले जरा आवाम की बात आप तक पहुंचाते हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, जुबैर मोतीवाला, जफर पराचा साहब, डॉलर के हवाले से भी बात होगी, लेकिन जरा पहले आवाम की आवाज़। मेडिसिन जो है ना पाकिस्तान में दोबारा महंगी हो रही है और जो है ना इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का भी कसूर है, लेकिन उससे ज़्यादा कसूर हमारी गवर्नमेंट का, क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट नहीं करने दे रहे। इसका फ़ायदा जो है ना फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी उठा रही हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो फ़ायदा उठा रही है इससे आम आदमी के ऊपर जो है ना बोझ पड़ रहा है। अब आपका मुल्क जो है ना IMF चला रहा है, आपको हर किस्म से तमाम चीज़ों को मानना पड़ेगा और ये आम आदमी को जो एंड यूज़र है वो बोझ उठाएगा। देखिए, इजाफा करना कर दे, दवाइयाँ अगर नहीं मिलेगी तो फिर बेचारे गरीब किधर से जाएंगे। अभी आपके सामने ये पैनाडोल एक्स्ट्रा मैंने ख़रीदी है, ये 50 रुपये की है, ठीक है। असल में मसला इनका नहीं है, मसला ये है कि करेंसी आपकी बढ़ रही है, करेंसी के रेट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये महंगाई हो रही है, सही है, इसलिए महंगाई हो रही है। असल वजह ये है कि अगर आपने कंट्रोल करना है ना, हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल करना है तो करेंसी पे करें। इसके वजह से ये कहना चाहूँगा कि दवाइयों में जो इजाफा हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं और आवाम परेशान है, सब चीज़ें के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन ये गलत तरीके का है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे माफियाज़ हैं। हम बात करते हैं कि पानी का माफिया है, वो टैंकर्स के अंदर पानी बेचना शुरू कर देता है, लैंड ग्रैबर्स हैं। इसी तरह से ये ना फार्मास्यूटिकल्स वाले ना, वो एक तो महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से वो जो ऑनेस्ट हैं, जो देना चाहते हैं मार्केट के अंदर, लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, वो तो कर नहीं पा रहे, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। सेकेंडली जो आप ये कह लीजिए कि माफिया, जो जैसे मैंने कहा, वो है कि जी हम प्रोवाइड तो कर सकते हैं, हम फैसिलिटेट भी कर सकते हैं आवाम को, लेकिन वो करना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा। तो ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे ऑनेस्ट लोग जो है ना वो बेचारे पिस रहे हैं और वो कुछ कर नहीं पाते, और वो ये कहते हैं कि जी दुआ करें, और वाकई ये मुल्क जो है ना वो सिर्फ अल्लाह चला रहा है। आप ग्रीन लाइन बना रहे हैं, आप ये बना रहे हैं, आप वो बना रहे हैं, यार लोगों को आप थोड़ी सी अपनी ज़र मुबादला जो है उसको इस तरह बढ़ाओ कि अपनी ज़रात को फ़रोग दो ना।
आप डैम बनाए नहीं बनते, चलें डैम को छोड़ दें, आप अपनी आपके मुल्क की ज़ख़ीर ज़मीन है, आप उसके ऊपर काश्तकारी नहीं करेंगे, आप गंदम खुद नहीं पैदा करेंगे, आप दूसरों से भीख मांगेंगे और उनसे फंड्स लेंगे और उनकी गंदम यूज़ करेंगे, तो थोड़ी सी शर्मनाक बात है ये। अच्छा, लोग काफ़ी गुस्से में हैं। मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा लोगों के वर्कशॉप थे, लेकिन ज़ाहिर है जो मेहमान शख्सियात हैं उनको भी हमने दावत दी है। तौकीरुल हक साहब साबिक चेयरमैन PPMA हैं, अब से कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोतीवाला, माहिर माशियात भी कह सकते हैं आप, लेकिन चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप हैं आप। ज़ुबैर मोतीवाला साहब को वेलकम करती हूँ सबसे पहले, फिर ज़फ़र साहब की जानिब भी बढ़ेंगे। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, एक बड़ा मुआहिदा, बड़ी चेमा गोइयां, IMF का एक वफ्द जो है बड़ा लंबा अरसा उसने पाकिस्तान में आके अपने मॉनिटर किया चीज़ों को, कितना आप समझते हैं रिलीव होगा ये IMF के साथ मुआहिदा बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए जो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही थी? लेकिन ये रिलीफ तो इसमें ये होगा कि एक जो है ना डाउटफुल सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी जो है उसको जो है ना हम ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा रिलीफ तो बिजनेसमैनों को कोई नहीं मिलेगा, इसलिए कि इसके नतीजे में जो है ना चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। आप ये देखेंगे अगर सर्कुलर डेट खत्म करना है तो बिजली के रेट बढ़ेंगे। इसी तरह से बहुत सारी जो चीज़ें जनरल सेल्स टैक्स है उसके अंदर 1% का इजाफा सुनते हैं। बाकी और कई इकदाम हैं जिसके अंदर टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, 200 अरब रुपए का करें मिनी बजट आएगा, तो सारा बोझ जो है ना उस पर आएगा। अल्टीमेटली इट इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ता है तो फिर जाहिर महंगाई बढ़ती है और आम आदमी भी बेसर होता है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसके तहत तो IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है जी। ये वो चारा नहीं है तो फिर हमारे पास तो चॉइस तो कोई भी नहीं है। तो उनकी जो चीजें हैं, अब ये जो तूल पकड़ रही है, जो आपने कहा कि 8 दिन से मुज़ाकरात हो रहे हैं तो कोई नतीजा नहीं निकलता, उसकी वजह साफ है ना कि जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, दे आर ट्राइंग टू सेव द स्किन ऑफ द कॉमन मैन, जितनी हो सके उतना उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि 1400 बिलियन होना चाहिए, कहते नहीं हम 500 बिलियन के ऊपर राजी होंगे, क्योंकि जितना वो ज्यादा उनसे एग्रीमेंट करते हैं उतना ज्यादा जो है ना उनको नर्ख बढ़ाने पड़ते हैं सब चीजों के। इस वजह से जो है ना ये टाइम हो रहा है। मेरा ख्याल है कि आज शाम तक जो प्रिंसिपल गाइडलाइंस हैं वो इशू हो जानी चाहिए और मंडे ट्यूसडे में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की भी बात सुनते हैं कि वो हो जाएगी। उसके बाद थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक जो फायदा होगा वो ये होगा कि आज जो लोग जो हैं अनसर्टेनिटी की वजह से अपने हिसाब से डॉलर गिन की चीजें बेच रहे हैं। जो एसेंशियल आइटम्स हैं, आप कोई भी गिन लें, दालें हैं, चना है, ये जितनी चीजें हैं, ये जो है ना ये वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर 300 रुपए का डॉलर गिन के कोई बेच रहा है, कोई 280 रुपए का गिन के बेच रहा है, तो उनके समझ रहे हैं कि पता नहीं कहाँ डॉलर खड़ा होगा। तो उस वजह से जो प्राइसेस हैं ऑलरेडी बढ़ गई हैं। अगर एक क्लैरिटी आ जाएगी और एक सर्टेन लेवल के ऊपर रुपया और डॉलर की जो है ना एक फिक्स हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा वो 2-4 रुपए ऊपर नीचे जैसे पहले जाता था, तो जो है ना ये फिर ये सारे जो मुनाफा जो ले रहे हैं अननेसेसरी वो कम होगा, तो उससे महंगाई कम भी होगी। एक नजरिया ये भी है, जब IMF से साइन हो जाएगी तो फिर हमारे पास जो ये एक बेएतमादी की फजा है वो खत्म हो जाएगी। ज़ुबैर साहब, इंपॉर्टेंट बात की आपने कि देखिए डॉलर की जो आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मेरे साथ ज़फ़र पराचा मौजूद है, आपने साथ ही रहेगा। मैं जरा डॉलर का इनसे एक सवाल करूं फिर आपकी तरफ आऊंगी कि बिजनेस कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है आप कह रहे हैं कि वो डेवलप हो जाएगा मंडे ट्यूसडे में, अगर आज बहुत सारी चीजें जो है उसकी जिस तरह की टाइमलाइन है या चीजें जो है वो सामने आ जाए। ज़फ़र साहब ये फरमाइएगा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मनी चेंजर्स के हवाले से आपका जाना पहचाना नाम है, आप भी माहिर माशियात भी हैं। ज़फ़र साहब, ये डॉलर की स्टेबिलिटी हम देख सकेंगे क्या? IMF के मुज़ाकरात का असर डॉलर के रेट पर किस हद तक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कितनी स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है? 75 तक तो हमने इसको बढ़ता हुआ देखा, लेकिन ये घट कितना तक जाएगा? देखिए जनाब, बात यह है कि जो डॉलर IMF के साथ जो डॉलर का जो लिंक है वो काफी ज्यादा है। हमने ये देखा कि डॉलर ओपन मार्केट में 280 तक 282 तक गया और इंटरबैंक के अंदर 279 तक गया, लेकिन जैसे ही बातें शुरू हुई IMF के साथ मुज़ाकरात की कि हम एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए हैं, तो हमने ये देखा कि 2-4 दिन में डॉलर 264, 263 और 4 तक भी चला गया। ठीक। और आज जो उसकी क्लोजिंग आई है वो 266 और 8 की आई है। और इसी तरह ओपन मार्केट में भी तकरीबन डॉलर 10 से 12 रुपया कम हुआ है और इंटरबैंक के अंदर भी 10 से 12 कम हुआ है और आगे भी मुझे इसकी स्टेबिलिटी नजर आती है।
क्योंकि जैसे अभी जुबैर मोतीवाला साहब ने फरमाया कि हर शख्स अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है, दुरुस्त हो गया। तो अब स्टेबिलिटी की तरफ हमको लगता है, और खास तौर पे कि जो रेमिटेंसेस लोगों ने अपनी रोकी हुई थी, एक्सपोर्टर ने अपनी प्रोसीड्स रोकी हुई थी, तो जैसे ही IMF की तरफ से बातचीत आई कि हम करीब जा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी इनकैशमेंट्स कराई हैं, और जो रेमिटेंसेस रुकी हुई थी वो भी आना शुरू हो गई, और एक जो नई ग्रे मार्केट बन गई थी वो भी काफी कम हुई, और खास तौर पे ओपन मार्केट और इंटरबैंक के अंदर जो गैप था वो भी कम हो गया, बल्कि तकरीबन बराबर हो गया। तो आने वाले दिनों में लगता है कि रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी, हमारा रिजर्व भी बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट जो हमारी चली गई थी, रुक गई थी, कम हो गई थी, वो भी ठीक होगी। रेमिटेंसेस जो ग्रे मार्केट में चली गई थी वो भी वापस ठीक होंगी। अच्छा। और आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। लेकिन जफर साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जुबैर साहब कहा जा रहा है अगले 18 माह, अगले 12 माह बहुत कड़े होंगे। एलसीज के मामले पर आपको पता है, जो खाम माल की हम बात करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स की हम बात कर रहे थे, वो बड़ा परेशान थे। हाल पोर्ट पर यही सूरत हाल है, एलसीज नहीं खुल रही। आपको लगता है कि इस सब के बाद जो बिजनेस कम्युनिटी का ट्रस्ट है विद द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं उस पर कोई डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, कोई फिक्स चीजें होनी चाहिए कुछ सर्टेन पॉइंट हवालों से? देखिए, बात यह है कि जो भी हम जितनी भी बातें कर लें, फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारे पास डॉलर नहीं है। सही बात। तो जो एलसीआई नहीं खुल रही, ना उससे कोई IMF से हमारे ताल्लुकात की बात है, ना हमारे कोई जो ना पाकिस्तान के कोई अपनी बिजनेस के प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम वो है कि एक कमोडिटी है डॉलर जिसका नाम है, उसकी सप्लाई एंड डिमांड के अंदर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो जाहिर है जब सप्लाई कम होगी तो फिर आपको बहुत सारी चीजें ये करनी पड़ेंगी जो आज जो गवर्नमेंट ने रोका हुआ है, या स्टेट बैंक ने जो एलसी खोलने से एराज कर रहे हैं, उसको कम से कम डिस्करेज कर रहे हैं, लग्जरी आइटम्स को करें। इसकी वजह यह है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है हमें कि जो एक्सपोर्टर्स हमारे हैं, मैं उनको आपकी तवज्जो से भी अपील करता हूं कि जिनके 120 दिन या उससे ज्यादा के पैसे बाहर हैं, उनको ले आना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को उनके पैसों की बड़ी जरूरत है, और डॉलर्स काफी बड़ी तादाद में बाहर हैं। हम सबको चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त तकलीफ में है और हम उसके साथ साथ दें। और अगर एलसीआई नहीं खुलेंगी, इनको ये भी समझना चाहिए अगर डॉलर नहीं होंगे तो एलसी नहीं खुलेगी। जब एलसी नहीं खुलेगी तो आपके रॉ मटेरियल्स का क्या होगा? अब ये रॉ मटेरियल्स की अगर नहीं आएंगे तो अगला साइकिल कैसे चलेगा? अभी जो मेरे पास रॉ मटेरियल है उसको 3 महीने से अगर मेरे पास इन्वेंट्री है तो मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब अगली दफा जब मैंने और आगे जाना है तो उसके लिए क्या जरूरत है? ये दूसरा रॉ मटेरियल चाहिए। अगर मैंने प्रोडक्शन जारी रखना है तो फिर प्रोडक्शन रुक जाएगा आपका, और सारा साइकिल जो है ना वो खराब हो जाएगा। गवर्नमेंट को और उसको देखना चाहिए। अगर हम IMF के साथ हमारा मुआहदा हो जाता है तो उसका एक फायदा हो जाता है। वो ये फायदा है कि जी आपकी एक सर्टिफिकेट आ गई कि जी दूसरे जो डोनर्स हैं, आपकी सऊदीया है, UAE है, चाइना है, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपको पैसा दे देंगे। वजह वो आपके पास 7-8 बिलियन आने का चांस है, वो आ जाएगा तो हमारी जो है ना वो गाड़ी चल पड़ेगी। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। गाड़ी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। जुबैर मोतीवाला साहब बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप और जफर पराचा साहब भी हमसे बात कर रहे थे डॉलर के मामले पर। उनका मौक़िफ़ ये है कि डॉलर जो है उनको आगे जाकर किसी हद तक सस्टेनेबिलिटी के साथ दिखाई देगा। दोनों मेहमान शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आऊंगी। तो ब्रेक से वापस आने के बाद ज़ाहिर अभी हमने वॉक्स पॉप आप लोगों को सुन रहे थे, आवाम के सुन रहे थे, अद्वियात की कमी भी है, मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो क्यों मार्केट को अब सप्लाई नहीं कर रही हैं चीज़ें, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ज़रा आप इस मामले पर भी बात कर लें कि ये जो अद्वियात की किल्लत है, आवाम परेशान है, चाहे एंटी कैंसर टैबलेट्स हों या चीज़ें हों वो नहीं मिल रही हैं, फिर जो लोग बेचारे हार्ट के मरीज़ हैं उनकी अद्वियात की भी किल्लत है, और आम जो सर दर्द की मैंने कहा दवा है, बच्चों के सिरप्स हैं, वो भी मैसर नहीं है। हमारी इत्तलात के मुताबिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये कह रही हैं कि हम इन प्राइसेस पर अब मज़ीद अद्वियात नहीं बेचेंगे। हाँ, रॉ मटीरियल का मसला तो है, लेकिन
हुकूमत के साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज किस तरह डील कर रही हैं, इस पर बात करना जरूरी है। और जाहिर है जो मईशत का इस वक्त हाल है, इस पर तज्जिया लेना भी बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं। तौकीरुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन है PPMA के। सर, आपको वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। वाया स्काइप मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं सानी खान, एंकर पर्सन है GTV पर, और मौशी माहिर भी हैं और हुकूमत पर कड़ी तनकीद भी करते हैं। सानी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी ज्वाइन किया। मुझे पता चला कि कराची के ट्रैफिक में आप फंस गए थे, इसलिए स्टूडियो नहीं आ सके। सो स्ट्रेट टू यू तौकीरुल हक साहब, आप साबिक चेयरमैन रह चुके हैं PPMA के। इस वक्त हमें मसला ये है कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है? क्या किसी कोई कातिल्स हैं जिन्होंने रोक रखी है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती हैं? देखें, आपने ये अभी देख रही है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है और इस वक्त जो एक्सचेंज, ये जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी के बायस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा पहला इशू ये हुआ है कि हमारा जो 95% रॉ मटेरियल है और इवन बहुत सारा पैकेजिंग मटेरियल भी वो इंपोर्ट होता है, एंड वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब जब ये फॉरेन एक्सचेंज की कमी की वजह से आपने हर इंडस्ट्री को सुन रही होंगी कि LCs नहीं खुल रही हैं, उसमें इशू हुआ, तो सेम प्रॉब्लम हमने भी बहुत फेस किया और पिछले 2.5 महीने से ये इशू चल रहा है। और उसकी वजह से बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो मेडिसिन जैसे जैसे उनका डिप्लीट हो रहा है रॉ मटेरियल, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो प्रोडक्ट्स बनानी थी और रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, तो वो मार्केट से आउट होती जा रही है। जी, आप कितना अरसे का स्टॉक अपने पास रखते हैं रॉ मटेरियल? नॉर्मली जो है वो 2 से 3 महीने का रॉ मटेरियल कंपनीज जो है, मुख्तलिफ हर प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट होता है, लेकिन एवरेज मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब हुआ ये कि जब ये इशू आना शुरू हुआ तो फिर हमने स्टेट बैंक से भी रुजू किया और उन्होंने 27 दिसंबर को एक सर्कुलर दिया बैंक्स को कि चूंकि ये हेल्थ इशू है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की इंपोर्ट में उनको सहूलत दें और उनको टॉप प्रायोरिटी पे लें। ठीक हो गया। लेकिन चूंकि कैपेसिटी नहीं थी बैंक्स के पास और डॉलर्स नहीं थे, तो इसके बावजूद कि उन्होंने सर्कुलर दिया, लेकिन इशू ये आ रहा है कि जो हमारा रॉ मटेरियल आके एक तो कंटेनर्स फंसे रहे, वो रिलीज़ नहीं हो रहे। फिर ये कि नई LCs की तरफ जब हम जा रहे हैं तो बैंक्स के पास चूँकि डॉलर्स नहीं है तो वो उसको वो नहीं कर रहे। तो ये इशू जो है उसकी वजह से मार्केट में बहुत सारी अद्वियात जो हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो गई। अभी ये सिलसिला थमा नहीं था, तो अभी रिसेंटली जनवरी में 21.6% के करीब जो डॉलर डी वैल्यू हुआ और 50 रुपये यानी 227 से जंप किया, 270, 75 और 80 पे भी गया है। तो उसकी वजह से एक इशू ये आया कि चूँकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाहिद प्राइवेट इंडस्ट्री है जिसकी कीमतें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ड्रैप कंट्रोल करती है। तो अब ये जो इतनी बड़ा डीवैल्यूशन हुआ पिछले जनवरी से लेके आज फरवरी तक 54% US डॉलर जो है वो जो पाकिस्तान रुपी है, जो पाकिस्तानी रुपी है वो डीवैल्यू हुआ है। तो अब तो ये इशू आ गया है कि रॉ मटेरियल अगर हो भी तो बहुत सारी अद्वियात इस डीवैल्यूएशन की वजह से, अच्छा खाली डीवैल्यूएशन नहीं है, तो इसके साथ साथ जो ये इतने महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, तो एक साल में फ्यूल के जो रेट हैं वो 214 से अब 250 रुपये का पेट्रोल हो गया। एनर्जी कॉस्ट आप देखें 67 बढ़ी है, गैस 72% से बढ़ी है। और इसके अलावा जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल और सारा कुछ जो हम लेते हैं, हर रोज़ 25% 30% प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। फिर इंटरेस्ट रेट कहाँ से कहाँ चला गया अब, और जो मिनिमम वेज है वो 17,000 से अब 25,000 पर वो मज़ीद बढ़ेगी। इस तमाम चीज़ों में हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमारी दवाइयों की हम कीमत खुद से नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए तभी आप एक मिनट पिछले हफ्ते हमने नहीं 70 कंपनीज ने जी लिखकर आप लोगों की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, 70 लगभग कंपनीज हैं जिन्होंने लिखकर दे दिया है कि हम अब मैन्युफैक्चर करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम इस प्राइस पर जो मार्केट में अद्वियात हैं वो हमें उसका किसी भी तरह से कॉस्ट प्रोडक्शन भी नहीं निकल रही है और उसका मुनाफा भी नहीं हो रहा। तो ये फरमाएं कि फिर ये कैसे चलेगा मार्केट को? तो आप मतलब इसको हॉस्टाइल हो गई हैं चीज़ें। देखिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री ये हमारा फ़र्ज़ था कि ये टॉप की जो 70 कंपनीज़ हैं इन्होंने वक्त से पहले इन्फॉर्म कर दिया कि अगर ये गवर्नमेंट ने इन हालात, इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की वजह से अगर हमारी प्राइसेस को रिव्यू नहीं किया तो हम अगले 10 से 15 दिनों में बिल्कुल मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है वर्सेस
जो प्राइस मिली हुई है। ठीक है। तो इस सिलसिले में हमने पहले से बता दिया और अभी हम कल हमारी हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी हुई है PPMA की, उन्होंने हमारी सारी बात सुनी है एंड उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है और उन्होंने ये वादा किया है कि 15 दिन के अंदर सर्टनली वो प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे और इस मसले को, जी कादिर पटेल साहब से हमारी मुलाकात हुई है डेलीगेशन की। ठीक है। तो हम तो दोबारा इल्तमास करते हैं गवर्नमेंट से कि उन्होंने 15 दिन का जो टाइम दिया है कि विद इन 15 डेज ही विल कम बैक विद सर्टेन सोल्यूशन। और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो हेल्थ क्राइसिस जो है वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और अगर ये ना हुआ, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो बहुत सारी अद्वियात ऑलरेडी शॉर्ट है और फिर ये मज़ीद शॉर्टेज की तरफ चला जाएगा। ताकि साहब मैं ये इस पर जरा नहीं करी, मेरे पास अगला सवाल है आपके लिए, लेकिन देखिए अद्विया फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक मुनाफा बख्श कंपनी, ये 70 कंपनीज खसारे में तो नहीं होंगी ना आज तक, या खसारे में थी और उनको अचानक एहसास हुआ कि हमारे तो बड़ा खसारा हो रहा है, तो अचानक 300 प्लस मुझे बताया गया है कि आपने प्राइस को इंक्रीज करने की बात की है। सर 100% नहीं, 50% नहीं, 300% कैसे होगा ये? आई मीन ये तो बहुत बड़ा धचका, आवाम तो मर जाएगी। आपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना सारी जिंदगी पाकिस्तान से मुनाफा कमाती रही और इस वक्त 300% का इजाफा मांग रही है, 350% का इनफैक्ट। अच्छा, ये बिल्कुल मिस रिपोर्टिंग है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये जो आप ये जो 300-350% है, ये ऐसा नहीं है। हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने काफ़ी दिनों से, कोई तकरीबन 1 साल पहले से बहुत सारी ऐसी अद्वियात जान बचाने की जो कि ऑलरेडी लो प्राइस पे थी और ये जो डीवैल्यूएशन होती चली आ रही है उसकी वजह से हार्डशिप केस के तौर पे ड्रैप में इसकी प्राइस रिवीजन की एप्लीकेशन दी थी, जो कि ड्रैप ने उस सारी चीज़ों को देखते, एक फार्मूला है पूरे तरीके से, वो पूरी कमेटी ने डिसाइड किया कि ये X192 या जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्राइस को रिवाइज़ करना ज़रूरी है और उसमें ज़्यादातर वो अद्वियात हैं जो जान बचाने वाली हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मार्केट में मिल नहीं रही थी या वो ब्लैक में मिल रही थी या वो स्मगल्ड मिल रही थी। तो उसका फैसला जो है वो कैबिनेट में गया है। उसमें से एक आध प्रोडक्ट शायद ऐसी है जिसकी कीमत गोली की 2 रुपए थी और वो 4 या 5 रुपए करनी पड़ रही है, अदरवाइज़ 20 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है। तो वो ये कहीं से ये मिस रिपोर्टिंग हो गई कि 350% इजाफा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमने जब 3 महीने से हमने जब ये तो अभी हमने लेटर अब लिखा है, जिससे 3 महीने पहले से हमने गवर्नमेंट को ड्रैप को लेटर लिखना शुरू कर दिया था कि ये इशू आ रहा है। उस वक्त तो डॉलर 225 पे था और हमने कहा था कि 38.5% प्राइस इंक्रीज़ दें। जब नहीं हुआ तो इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। हमने कोर्ट में कहा है कि जी और अभी तो वहाँ से भी फैसला नहीं हुआ, अब तो ये 50 रुपये और गिर गया, अब तो 38% भी जो है वो वायबल नहीं रहा। तो 50-60% की बात हो रही है कि कम से कम 50-60% अक्रॉस द बोर्ड प्राइस इंक्रीज अगर नहीं देंगे तो हम इस काबिल ही नहीं होंगे। इस वक्त आपकी डिमांड, ठीक है 300 प्लस तो आप कह रहे हैं कि आप इसको कह रहे हैं मिस रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन आपकी डिमांड कितनी है? कितना प्राइस रेट इंक्रीज? जैसे मैंने आपको कहा कि हमने 38.5% मांगा था, वो भी उस वक्त जब डॉलर 227 रुपए का। और अब क्या मांग रहे हैं? अब हमने ये कहा कि अब तो ये भी वो है, अब ये भी जो है कम लग रहा है हमें। अब कल हमने बात की है, ट्रैप से भी बात चल रही है हमारी और मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद वो कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आएंगे। तो आई थिंक के मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए। हैपेंड लाइक जो एक टेबल टॉक हो, अल्लाह करे कुछ उसका सोल्यूशन निकले, बट इफ इट्स नॉट हैपन तो आपका क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लान है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैसे ड्राइव करेंगी इस सारी सिचुएशन? नहीं, हमारा तो प्लान ये है, देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात है कि एज ए इंडस्ट्री हमें कोई शौक नहीं कि प्राइसेस बढ़ें। ठीक है, अब जब आप खुद देख रही हैं कि हर चीज़ की प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई है, तो अगर हम ये नहीं, अगर गवर्नमेंट इस पे जो है वो हमारा मसला रिजॉल्व नहीं करेगी तो हमारे पास तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिवाय इसके कि हम बनाना बंद कर दें और बिजनेस से बाहर निकल जाएं। लेकिन आवाम के लिए बहुत बड़ा इशू है और हम लेकिन तौकीर साहब को बुरा लगेगा ये लफ्ज़, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे बड़ी माजरत के साथ कहने दीजिए, ब्लैकमेलिंग भी हो रही है इस सारे सिचुएशन में। जितना शिकंजा इस वक्त मईशत का कसता जा रहा है, हर आई एम सॉरी कंपनीज हो या जितने भी बिजनेस के लोग हैं जिनका पाकिस्तान से मईशत का साथ नहीं है मामला, वो कहीं ना कहीं अपना अपना फायदा सोच रहे हैं। सानी खान साहब से जरा मैं बात करूं। नहीं, एक मिनट, ये सिर्फ मैं कहूंगा कि ये ब्लैकमेलिंग का लफ्ज बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट्स पे और ये कि ये गवर्नमेंट भी मान रही है कि हाँ ये इट्स नॉट द राइट टाइम टू मेक इट दिस थिंग्स ना, मतलब हर चीज का कोई एप्रोप्रिएट टाइम भी तो होता है ना। ये मतलब अगर ये टाइम गिर रही है, मईशत तबाह हो रही है, सबको फायदे के लिए, अगर ये टाइम सही नहीं है तो फिर वो टाइम सही है कि जब मार्केट में अद्वियात नहीं होंगे। खुदा ना स्टिल द क्राइसिस सर, स्टिल द क्राइसिस। सानी खान साहब ये मुझे फरमाइएगा, देखिए आईएमएफ के साथ
डील होना, आप बड़ा प्रोग्राम करते हैं अपना फाइनेंस का। सर ये कितनी अच्छी, कितना रिलीव आपको दिख रहा है आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात पे? ये तौकीरुल हक साहब जैसी शख्सियात बैठकर हमें कह रही हैं कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 35% पर हमने उनसे कहा था इंक्रीज करें, ये मुज़ाकरात वगैरह करते रहे, लेकिन अब तो हम इससे भी बढ़कर इनसे बोलेंगे कि हमें प्राइसेस का इंक्रीज चाहिए होगा। हाउ, मतलब कैसे इसको चीजों को मैनेज करता हुआ देख रहे हैं आप हुकूमत को? देखिए, एक बात तो बुनियादी है जिससे आई थिंक हमें सबको समझना चाहिए और मजबूरी है, हमें अप्रिशिएट भी करना होगा, बिकॉज आज तौकीर साहब हैं, कल आपको पोल्ट्री वाले दिखेंगे, परसों आपको बाकी इंडस्ट्रीज दिखेंगे। पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है, आई थिंक उसको अंडर द कारपेट डालने में मास्टरी की है हमारी एलीट ने, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने। सो हुआ ये है कि इकोनॉमी का हर सेक्टर जो है, मईशत का हर शोबा जो है, वो डॉलर से लिंक हो गया है। और आज पोजीशन ये है आपकी कि आपके पास 3 हफ्तों से ज्यादा के इंपोर्ट बिल को सस्टेन करने की पोजीशन में बिल्कुल। सो यानी गॉड फॉरबिड ऐसी पोजीशन आ जाए कि पैरासीटामोल और पैनाडोल आपको मिले ही नहीं, वर्सेस 1000 रुपए में मिले, तो खुदा ना खास्ता किसी की जान जा रही होगी तो वो क्या करेगा। अब पोल्ट्री की तरफ आ जाए, एडिबल ऑयल गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं रखा, ऑटो को नहीं रखा, बहुत अच्छी बात है। सो जब आपने अपनी इकोनॉमी में, पाकिस्तान का जो कुल रकबा है वो 8,40,000 किलोमीटर का रकबा है, और दुनिया का सबसे बेस्ट इरिगेशन और कैनाल सिस्टम गोरा हमने देखे गया था, और खैर से आप आटा, दाल, चीनी, कौन सी चीज है, आप कनाडा की दालें खाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का चावल खाते हैं। सो अब आपको क्या चाहिए? डॉलर चाहिए, और डॉलर खैर से आना नहीं है, बिकॉज सिस्टम ऐसा है कि पाकिस्तान की एलिट भी, पाकिस्तान का सिस्टम भी सबसे पहले अगर किसी चीज को एक्सपोर्ट करता है, मुल्क से बाहर बेचता है, तो वो डॉलर है। ठीक है। सो अब इस वक्त की जो पोजीशन है, अगर आप आज की पोजीशन मुझसे पूछें, इस लम्हे की पोजीशन पूछें, तो कल रात जो गवर्नमेंट ने किया वो एक एक्सट्रीमली मिस हैंडलिंग थी, जस्ट बिकॉज कि आपने एक माशी मसले को सियासी मसला बनाया। आपने 4-4:30 बजे से खामखा की टोन ली, सहाफ़ियों को जमा किया ब्लॉक 18 में, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिवीजन है, और कहा कि जी हम कोई आप आ जाएं, बहुत अच्छी बारात है और बहुत अच्छी पार्टी है, और रात को वी आर गोइंग टू हैव अ बिग न्यूज़। और रात 11 बजे तक, आपको 11 बजे पता चलता है आप 50 साल से आईएमएफ से डील कर रहे हैं, आपको रात को 11 बजे पता चलता है कि यार स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मींस स्टाफ इज नॉट इवन ऑथराइज्ड टू स्पीक। हाउ द हेल गवर्नमेंट थॉट कि हम इसको एक मीडिया इवेंट बनाएंगे और रात को पार्टी करेंगे। उन्होंने तो कहना था भाई हम आपके पास टिक लगाने आए हैं कि आप बिजली पे 6 रुपए बढ़ाने को तैयार हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे आप, मुझे बिल्कुल कतई कलामी करने का जी नहीं चाह रहा, मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं ब्रेक से वापस आकर आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ और इस बात को कि बाकी क्या इतना इंटरेस्टिंग रात से खबरें चल रही थी। बहुत सारे आप लोगों ने भी सुना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह रही थी, डार साहब ने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन कल रात की जो बातें उन्होंने की और फिर जो ये मिनी बजट है, ये सब एक तूफान लाएगा महंगाई का, और अगला महीना रमजान का भी शुरू होने वाला है। तो आवाम को क्या वाकई पीसने का सोच लग गया है हुकूमत ने या नहीं? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे, मुझे बताया गया कि वक्त बहुत कम है। सानी खान साहब, ये आईएमएफ के मुज़ाकरात का आपको कोई समरात इस आवाम तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं? गो कि हमें पता है ज़रा मुबादला हमारे पास है नहीं, डिवैल्यू हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद आपको दिखाई देती है? देखिए, पहले तो आई थिंक ये इन्वेंट्री ले लेते हैं कि अवाम को सबसे पहले क्या मिलने जा रहा है और बाद में क्या मिलने जा रहा है। अवाम को सबसे पहले जो चीज़ मिलने जा रही है वो है कम से कम 6 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत के लिए दे आर वेरी पर्टिकुलर, वेरी पर्टिनेंट एंड क्लियर कि आपको जीएसटी लगाना है, डीजल की जो प्राइस है उस पर पेट्रोलियम लेवी जो है उसको बढ़ाना है। सो वी कैन सेफली से कि कम से कम 25 से 50 रुपए पर लीटर जो पेट्रोल है उसकी प्राइस में इजाफा होगा। और जब ऐसा होता है तो हमें पता है कि हमारी सिस्टम, हमारी इकोनॉमी जो है वो पेट्रोल सेंट्रिक है और हर सारी की सारी चीज़ें महंगी होती हैं। 30 से 35% महंगाई में इजाफा मुतवक्के है। ये आप कह सकते हैं कि बुखार है जो पाकिस्तानी कौम को बेचा जा रहा है, ये दिखा कर के आपके सामने मौत
थे। अब जब ये सानी हो खान साहब जाएगा, बड़ी बात कह रहे हैं आप, लेकिन ये बड़ी तशवीश की बात है। तो ये जो इतनी अच्छी अच्छी सागदार साहब बातें तो उन्होंने की कि हम तो बड़ा कोई अच्छा काम कर दिया, मुज़ाकरात तय हो गए हैं, आवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा, एक ही सांस में कह गए, मिनी बजट भी ला रहे हैं, तो ये हमारे साथ क्या खेल मजाक हो रहा है सारा कुछ? देखिए जी, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वेरी क्लियर। 900 अरब रुपए का बजट कोई अशराफियत तो नहीं देने जा रही, MNS की तनख्वाहें तो नहीं कम होने जा रही, और जो ब्यूरोक्रेसी है दुनिया की, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, 30 करोड़ की उसकी भी आबादी है, वहाँ पर 5 अरब डॉलर ब्यूरोक्रेसी पे नहीं खर्चा होता। लेकिन ये इस खबर की मैं आपको एक बात बता दूं सानी साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। काबीना में एक कमेटी भी बनाई गई है जो सारे MNAs और बाकी सारी चीजों की जो अशराफिया है, जो इलीट्स है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई इसमें कटौती करें, इनको लंबी लंबी और बड़ी बड़ी गाड़ियां ना दें। आपका फैसला है तुम ये फार्मास्यूटिकल्स का कि आप मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, लोग मरे या जिए, आपको तो मुनाफा चाहिए। बात मुनाफे की नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, एक हार्ड फैक्ट ये है कि इतनी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन पे हर एक को पता है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। और अभी आपने जैसे पैरासीटामोल का देखा, लेट डिसीजन होने की वजह से वो शॉर्ट हो गई थी और डेंगू में कितना इशू हुआ था, और फिर डिसीजन लेना पड़ा गवर्नमेंट को और प्राइस उसकी चेंज करनी पड़ी, और उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सी ये जाली भी आ गई थी और 20 रुपए महंगी मिल रही थी। तो इससे पहले कि ये क्राइसिस आ जाए, अभी से हमने एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री इन्फॉर्म कर दिया है गवर्नमेंट को। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री आप प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? इस आपके सामने ही है ना कि जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, जो डॉलर रेट कहां से कहां चला गया है। अब चूंकि हमारी प्राइस फिक्स नहीं है, प्राइस फिक्स गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट को पता है कि जो हम कह रहे हैं, कल भी हमारी मीटिंग हुई है कि हम सही बात कह रहे हैं। अब सिर्फ चीज़ ये है कि लेकिन सर परसेंटेज तो देखें यार सर, तौकीर साहब मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है 60-70% पे जाएगा, तो यानी एक पैराडॉल और चीजें हम नहीं खरीदेंगे। आप ये देखें कि जो डिवैल्यूएशन हुई है 57% 54% हुई है ना, दैट्स समथिंग एल्स ना। लेकिन आपने भी इंपोर्ट बेस्ड है और इसके अलावा हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। आई थिंक कि अगर ये चीज़ ना वक्त पे हुई तो एक हेल्थ क्राइसिस जो है ना कंट्री में आ जाएगा। और आई थिंक गवर्नमेंट को भी समझ आई है, और वो यकीनन इस पे इंडस्ट्री के साथ बैठ के इसका एज अर्ली एज पॉसिबल सोल्यूशन निकालें। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तौकीरुल हक साहब, साबिक चेयरमैन PPM में, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सानी खान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वक्त और राय दी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।